स्वागत है साथियों आप सभी का। इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री की बुक लिस्ट की कि पॉलिटी और हिस्ट्री, चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री हो, चाहे इंडिया हिस्ट्री हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, और पॉलिटी चाहे इंडिया पॉलिटी हो, चाहे वो राजस्थान पॉलिटी हो, इसको कैसे तैयार करें और कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर है और अगर आप वास्तव में कहीं और फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और उसको बेटर करें, क्योंकि एग्ज़ाम के जो है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इस तरीके से आ रहे हैं कि उसमें अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। और बुक लिस्ट भी उसी तरीके से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिसमें से वास्तव में पेपर्स वो आ रहे हैं, उसके अपने बातें करते हैं। इससे पहले मैंने जियोग्राफी और उसके लिए जियोग्राफी और इकोनॉमी के लिए मैंने बुक लिस्ट टू द पॉइंट उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताया था कि आप इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं। वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। देखो, दूसरी बात कि छोटे छोटे नोट्स पढ़ने से ना काम होता नहीं। हर कोई आदमी चाहता है कि पॉलिटी उसको 150-200 पेज में कोई पढ़ा दे और कोई से नोट्स मिल जाए, उसके काम हो जाए। पर वो 150-200 पेज पढ़ने से काम ना, तो अगर प्री में हो जाएगा तो मेंस में रह जाएगा, मेंस में हो जाएगा तो प्री में रह जाएगा। कहने का मतलब वो दिक्कत होती है, उसको फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। तो फाइनल सोल्यूशन अपनी बात करें कि ऐसा कोई जिससे बिल्कुल ऐसा हो कि भाई इतना मैं पढ़ के जा रहा हूँ, 100% इसमें से चांस है कि मेरा अगर एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी होगी वो अलग बात है, पर कंटेंट तो कम से कम उसमें से हो, कम से कम शोर्स तो अच्छे हों। तो अपने अच्छे शोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कॉन्टैक्ट की कि आप कई लोग बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो एक तो ना ये टेलीग्राम चैनल है, @ करके ऑफिसर्स अकेडमी राजस्थान लिखोगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, HK कटवासरा करके आपको वहाँ वो दिखेगा, एडमिन में कुछ दिखेगा, तो वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। इस टेलीग्राम पे ना ज़्यादा तो कंटेंट में शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि कंटेंट तो मार्केट में वैसे ही बहुत हो रखा है। अब क्या शेयर करेंगे कंटेंट का, कोई PDF वगैरह क्या शेयर करें, पहले से ही बहुत है। सब लोग 100 ग्रुप में जुड़े होंगे, 50-100 ग्रुप में जुड़े हैं। पर इसमें जैसे कंटेंट तो नहीं, पर जैसे कोई मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट मैसेज या कोई बात मैं कहना चाहता हूँ, तो वो मैं जैसे मुझे लगता है कि कोई काम की बात जो आपके लिए, आपने जैसे तैयारी करें उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कई बार मैं उस पर डालता हूँ। कोई चीज़ जो मुझे लगती है कि ये चीज़ शेयर करने लायक है तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा आपको ऐसे बहुत नहीं मिलेगा सारे दिन की, इधर से PDF भेज दी, वो PDF भेज दी, पर कुछ ना कुछ काम की चीज़ इसमें मिल जाएगी। तो चलिए अपने आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी अपने सिलेबस में इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी है, ठीक है। अब देखो, इसका सीधी बात है कि पॉलिटी ना हर आदमी को लगता है कि मुझे पॉलिटी आती है। हर जिससे भी पूछो वो ये कहेगा हाँ पॉलिटी मेरी ठीक है, ठीक है। पॉलिटी उसी 2 ही दिन तक लगती है, जब एक या तो प्री का एग्ज़ाम आता है या फिर वो मेंस का एग्ज़ाम आता है। उसी दिन उसको रियलाइज़ होता है कि पॉलिटी तो वास्तव में उसको आती है ना, उससे थोड़ी और भी आगे चीज़ें हैं, मतलब सितारों से आगे जहाँ और भी है वो बात, मतलब उसको लगता है कि मेरे को पहुँच आती है। पर वो वास्तव में एग्ज़ाम आता है तो लगता है कि यार ये तो और ही मतलब अपने को अभी भी समझ कमज़ोर है। उसको प्री और मेंस 2 ही दिन ऐसा लगता है कि उसको पॉलिटी नहीं आती। बाकी हमेशा हर आदमी को, हर कैंडिडेट के साथ ये दिक्कत है, मतलब मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि मेरे को तो पॉलिटी आती है, क्या ही मतलब है। मैं एक बार पढ़ लिया, क्योंकि वो पढ़ने में ऐसी इंटरेस्टिंग होती है, पर वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट इतने डीप होते हैं कि अपने को वैसे अपने को लगता आता है, पर वो होते जाते हैं। दूसरी बात, कहने को तो पॉलिटी 65-70 नंबर की है मेंस में, पर वास्तव में वो इतनी है नहीं। मतलब पॉलिटी की जो टांग है ना, वो हर सब्जेक्ट में अपने उसने ऐसा कि भाई देखो मेरा यहाँ ये मेरी टांग है, यहाँ पे मेरी टांग है, यहाँ मेरी टांग, मतलब कहने का मतलब है कि चाहे पब्लिकेट हो उसमें भी पॉलिटी आई हुई है, कोई हिंदी का कोई HR है उसमें भी पॉलिटी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। पब्लिकेट में तो पॉलिटी का डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पॉलिटी का यूज़ हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि बहुत जगह पॉलिटी का यूज़ होता है। तो वो 60-70 नंबर का सब्जेक्ट ना मान के उसको 100 नंबर का सब्जेक्ट मानो कम से कम। अब अपने बात करते हैं स्पेशल तौर पर इंडिया पॉलिटी। अपने बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, समझ विकसित करनी है आपको, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आर्टिकल पढ़ने से तो एक पेज पे आर्टिकल लिखे हुए आते हैं बहुत सारे, उसको पढ़ने से नहीं होता काम। अगर आपको ढंग से समझ विकसित करें तो आप लेक्चर देखने पड़ेंगे। अब देखो लेक्चर के लिए क्या करें, हम आपको ना सोल्यूशन बता रहे हो। तो मुझे लगता है दिनेश गहलोत सर, आपको सब जानते होंगे दिनेश गहलोत सर के लेक्चर यूट्यूब पे वैसे पढ़े हैं, पर वो सारे नहीं है। मतलब अगर आपको कहीं से सारे लेक्चर मिल जाए तो आप वो सारे लेक्चर देख लें। शायद उनका अलग से कोर्स भी है कोई 400-500 रुपये का। मुझे जैसे मैंने बहुत पहले एक बार देखा था, 1-2 साल पहले, किसी को बताने के लिए
उनका ऐप पे अलग से कोर्स भी है, शायद 400-500 रुपये का कोर्स है। तो अगर वहाँ से आपको कोर्स मिल जाए, 400-500 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप वो ले सकते हो। और कहीं से मिल जाए तो वो ठीक है, अगर बिल्कुल ही कहीं से मिले भी ना और वो भी ना ले इसको, तो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर पढ़ें, कम से कम दिनेश गहलोत सर के वो सारे लेक्चर देखें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। आप ये बात छोड़ दें कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे नहीं आती है पॉलिटी, ये आप देखें, फिर भी देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे आती है पॉलिटी, फिर भी ये लेक्चर देख लें, आपको कुछ और ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये काम कर लें। क्या इनका कोई अल्टरनेट है? देखो, मैंने इनके लेक्चर नहीं देखे, लोग बोलते हैं। सिद्धार्थ अरोड़ा सर करके कोई है, अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर हैं, सारे लगभग सारे टॉपिक पे। लोग कहते हैं ये अच्छे टीचर हैं, ठीक है, पर मैं तो इन्हीं को प्रेफर करूँगा कि दिनेश गहलोत सर को, ये आप देख लें। उसके बाद में क्या करें? देखो, आपको जब लेक्चर देखो ना, तो लगता है कि यार आपको लगेगा कि इतना टाइम ख़राब हो रहा है, इससे तो समय खुद ही कर लेता हूँ, ये तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपको ना प्री वाली समझ हो जाएगी, पर मेंस वाली समझ रह जाएगी, मेंस के हिसाब से कैसे लिखना है, वो सब चीज़ें वहीं दिनेश गहलोत सर के लेक्चर देखो तो मिलेंगी। और दूसरी बात, टाइम ख़राब की, देखो कहाँ टाइम ख़राब होता है। अगर अभी जैसे टाइम है, अगर आप अगले 2 महीने तक इन लेक्चर्स को देख के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी की समझ विकसित भी कर लेते हैं, तो आप कहाँ चले जाओगे? 2 साल, अगर देखो एक बार RS जाता है तो 2 साल लग जाते हैं, 2 साल का टाइम ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम निकलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और टाइम वास्तव में वो अगर आप ढंग से समझ विकसित करके जाते हैं तो कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। अब जैसे बहुत बार हो रहा है देखने की 18-21 से मतलब एग्ज़ाम दे रहे, बार बार मेंस देने, पास नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में भाई गड़बड़ी चल रही होगी, मान के चलो, ठीक है। तो इससे अच्छा कि 2-3 महीने लगा के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। कंटेंट को बार बार वो नोट्स पढ़ने से क्या होगा, वो समझ में कहीं कहीं कमी है। अब अपनी बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव मैं आपको सबको बता रहा हूँ। एक तो होता है टीचर, मतलब जो वास्तव में उस चीज़ का ज्ञाता होता है। दूसरे होते हैं मतलब जैसे दिनेश गहलोत सर, वो खुद लेक्चर आ रहे, ठीक है। और कुछ होते हैं, मैं आपको एक आदमी पढ़ के पढ़ाता है, उसको पढ़ के पढ़ाने वाले को देखो वो फिर सीमित ही नॉलेज होती है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट को कितना ही उसने, अब अपने मान सकते हैं कोई आदमी प्रोफेसर बनता है तो उसने कितने कंटेंट पढ़ा होगा, मैं जो अपने सिलेबस में है उसके अलावा कितना कंटेंट उसने और पढ़ा होगा प्रोफेसर बनने के लिए। हाँ, मान के चलो हज़ारों बातें उसने और पढ़ी होगी, मतलब जो अपने सिलेबस में है भी नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बेटर बता पाता है कि देखो ये भी दुनिया है, उस दुनिया से रिलेट कर पाता है जो बाहरी दुनिया है, और वो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे अच्छा लगता है। और जो बिल्कुल ऐसा है कि टू द पॉइंट, बस मेंस के नोट्स पढ़ लिए, उसी से पढ़ा दिया, तो उससे क्या है कि फिर वो इतनी सीमित ही नॉलेज होती है फिर वो। तो मेरा हमेशा से मानना है कि अच्छे टीचर जो उस सब्जेक्ट के थोड़े से एक्सपर्ट हो। अब अपने बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या करना आपको? स्टेप 1 आपने कर लिया, लेक्चर समझ विकसित कर ली, मतलब ऐसा नहीं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पे नहीं आना। लक्ष्मीकांत डायरेक्ट पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझ ही नहीं आए ढंग से, या आधी अधूरी समझ में आएगी। सेकंड, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें जितने सिलेबस में। इसका कोई अल्टरनेट है लक्ष्मीकांत का? किसी के नोट्स अल्टरनेट है? नहीं, कोई नोट्स अल्टरनेट नहीं इसका, कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपको वास्तव में अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना है तो। स्टेप 3, आपको इसी लक्ष्मीकांत से शॉर्ट नोट्स बना लेने, क्योंकि लक्ष्मीकांत बड़ी है, आप पढ़ी नहीं जाएगी दोबारा, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ी जाएगी, 1 2 3 4 बार पढ़ सकते हो और बार बार नहीं पढ़ी जाएगी। और नोट्स कैसे बनाए? ऐसे नहीं कि आर्टिकल लिख के एक लाइन लिख करके, परी और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाने, क्योंकि मेरे को मेंस भी देना है, जो मेरे वास्तव में रैंक आएगी वो तो मेंस के मार्क्स से आएगी, उस अकॉर्डिंग नोट्स बना लें। और नोट्स बनाने में ना वास्तव में बहुत जोर आएगा, मतलब मैंने खुद ने नोट्स पॉलिटी के बनाए, लगभग 100 या 120 पेज के नोट्स होंगे, और मुझे वास्तव में सच बता रहा हूँ, मुझे पॉलिटी के नोट्स बनाने में इतना जोर आया, जैसे पार्लियामेंट के नोट्स बना रहा हूँ, 5 पेज के नोट्स बन गए, फिर सोच रहा हूँ यार ये टॉपिक तो इतना लंबा है, कल इसके नोट्स बनाऊँगा, ऐसा करता हूँ, छोटा टॉपिक स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर उसके 4 पेज बीच में छोड़ दिए, ठीक है, फिर वो कभी दोबारा ऐसे, मतलब बड़ी मुश्किल से, पर वो हिम्मत रख के बना दिए। मतलब आज के दिन अगर कह सकते हो कि वो सारे पॉलिटी के नोट्स, एक बार जोर है, मतलब ऐसा लगा कि यार एक बार ये टॉपिक तो बहुत लंबा हो रहा है, हाईलाइट कर लेता हूँ इसको, हाईलाइट बेटर रहेगा, नोट्स बनाने में से फालतू टाइम खराब है, ऐसा लगेगा। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जैसे मुझे जोर आया वैसे आपको भी जोर आएगा, ठीक है। तो आप बिना उसको सोचे समझे आराम से धीरे धीरे धीरे, मतलब आपको टाइम लगेगा उसमें, पर आप सारे नोट्स बना लें। मैं आपको टेलीग्राम पे ना वो शेयर करूँगा वो नोट्स, जो मेरे खुद के नोट्स हैं,
वो आपको हो सकता है वैसे तो समझना है कि उसमें क्या लिखा हो क्या नहीं, पर आप उसको देखोगे कि उसमें प्री और मेंस की चीज़ें हैं। मतलब आप अगर प्री के अकॉर्डिंग कुछ डाटा ढूंढ रहे हो तो उसमें प्री के अकॉर्डिंग डाटा होगा, कुछ मेंस के अकॉर्डिंग भी बातें हैं जो आपको लगेगा ये तो बात क्यों लिखी है, प्री में तो काम की नहीं है, पर मेंस की समझ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी है। मतलब ऐसे नोट्स वो 100 पेज के नोट्स हैं। मैं कुछ 10 पेज आपके साथ में वो उसका PDF बना के आपके साथ शेयर करूँगा। मैं अगेन कह रहा हूँ पॉलिटी के नोट्स बनाने में बहुत जोर आएगा, ठीक है। तो आप इसको धीरे धीरे करके बनाते रहें। जैसे पार्लियामेंट है, मूल अधिकार है, पार्लियामेंट से 40 पेज का टॉपिक है, मूल अधिकार से 22 पेज का टॉपिक है लक्ष्मीकांत में, पढ़ते हैं जोर आता है। तो फिर उसके नोट्स बनाना, फिर वो लगता है कि क्या ही पढ़ाए। और आर्टिकल मत लिखना कि आर्टिकल लिख के काम हो गया, नहीं। तो कहने का मतलब है पहले स्टेप आपको समझ विकसित करनी है, सेकंड स्टेप लक्ष्मीकांत को पढ़नी है। और जैसे ही आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी समझ कमज़ोर हो रही है, लक्ष्मीकांत पढ़ लो दोबारा। नोट्स तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ने, जब एग्जाम आए तो क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ के जाने कि भाई ये मेरे नोट्स है। कोई टॉपिक आपको कमज़ोर लगे तो उसको लक्ष्मीकांत एक बार देख लो। अब देखते हैं नेक्स्ट अपन राजस्थान पॉलिटी की बात करते हैं। देखो जनक सिंह मीणा सर की बुक आती है, बहुत शानदार बुक लिखी हुई है, पर भाई उसमें ठीक है इतनी अपडेटेड वो नहीं, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि अच्छी बुक है वो। आप या तो इसको देख लें, हाँ इसकी जगह एक काम और कर सकते हैं, किसी भी एक कोचिंग के नोट्स देख लें, किसी भी एक कोचिंग के नोट्स देख लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें राजस्थान पॉलिटी में। पर आप ये ना डायरेक्ट राजस्थान पॉलिटी के सीधे राज्यपाल पढ़ने लगे, पर आपको राज्यपाल का पता ही नहीं है। पहले आप उसको चीज़ को समझ लें लेक्चर से, फिर आप यहाँ पे आए, लक्ष्मीकांत से भी वो चीज़ पढ़ लें, फिर यहाँ पे आए। कहने का मतलब ये स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसमें से डायरेक्ट कोई भी स्टेप ऐसे क्रॉस नहीं करना। मतलब ये ऐसे है 1 2 3 4, अभी डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे जंप नहीं करना कि ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ लेता हूँ, डायरेक्ट राजस्थान पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, डायरेक्ट नोट्स बना लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। बच्चे क्वेश्चन आंसर वो दिशा से कर लें, बस दिशा से क्वेश्चन आंसर कर लें, काम खत्म इंडिया पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। मतलब हर आदमी को लगता है कि हिस्ट्री भी इजी है, इसको क्या ही पढ़ना, फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको समझ ले, कम से कम समझ ले असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या फ़र्क था, उस टाइम क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा के टाइम, असहयोग के आंदोलन के टाइम क्या हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम क्या हुआ था। मतलब थोड़ी थोड़ी बातें समझ ले, उस टाइम क्या मामला था क्या नहीं, ठीक है। थोड़ी समझ विकसित कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो धीरे धीरे करके कुछ समझ विकसित कर सकते हो। देखो मेरे पास जो बेस्ट सोर्स मुझे लगता है ना, प्रतीक नाइक सर करके एक टीचर है, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारत को तो समझ लें क्योंकि वो प्री और मेंस दोनों में है, प्री और मेंस दोनों में है आधुनिक भारत। पर इन्होंने ना, इनकी PPT तो है इंग्लिश में, पर इन्होंने समझाया हिंदी में, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। और इंग्लिश में कितने ही शब्द होते हैं, रिवोल्यूशन क्रांति होता है, मूवमेंट आंदोलन होता है, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन ऐसे हो। मतलब 15-20 शब्द हैं हिस्ट्री में, वो अगर आप थोड़ा सा सीख लेंगे तो आप वो समझाएंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब इनके मॉडर्न प्रतीक नाइक सर के लेक्चर आप देख लें। क्या ज़रूरी है, मतलब आपको जो लगता है ना कमज़ोर टॉपिक, वहाँ से देख लें इनके लेक्चर। वर्ल्ड हिस्ट्री देखो कुछ आप शॉर्ट्स इसमें दो, जैसे प्रतीक नाइक सर के भी लेक्चर हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, सॉरी अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये सब इनके लेक्चर हैं, आप इनके लेक्चर देख सकते हैं। स्टडी IQ के बिना 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, एक टॉपिक, फ्रांस की क्रांति, इनके टॉपिक रूस की क्रांति, ये सब चीज़ें वहाँ से थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक सॉरी फ्रांस की क्रांति और अपने अमेरिका की क्रांति दो ही हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ से अफीम युद्ध वगैरह जो चीज़ें वो आराम से आप स्टडी IQ के 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो, उसमें 4-5 घंटे की वीडियो, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ क्या समझ, फिर आप उस कंटेंट को कर सकते हैं। अच्छा मैं बुक बताऊँगी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, NK बिश्नोई सर की बुक, NK बिश्नोई सर की बुक है, बहुत ही शानदार लिखी हुई बुक है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, मतलब ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं है जिसमें इतना अच्छा लिखा हो, मतलब और लिखे अगर ये 100% है ना तो बाकी 90% ही है, इससे ऊपर तो नहीं है। तो NK बिश्नोई सर की बुक आती है, बहुत ही सिस्टमेटिक, आप पढ़ोगे ना आपको बिल्कुल ही ऐसे लगेगा क्या मज़ा आ गया, मतलब पढ़ने में मज़ा आता है और उसमें कंटेंट भी आता है, तो सारी बातें उसमें लिखी हुई, क्वेश्चन आंसर भी उसके पीछे लिखे हुए हैं जो मेंस के अकॉर्डिंग आते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली मेंस में, प्री में नहीं है। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है कि आपने समझ विकसित कर ली थोड़ी बहुत, अब आप ना 2 चीज़ें एक साथ चलाएं। स्पेक्ट्रम का कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब स्पेक्ट्रम का ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं है जो उसमें भाई नोट्स पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप स्पेक्ट्रम पढ़ें, प्लस में किरण पढ़ें, किरण एक बुक आती है। अब किरण से क्या होगा कि प्री की जितने भी फैक्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, सारे डाटा आपको बहुत अच्छे से हो जाएंगे, प्री आपका एग्जाम अच्छे से तैयार होता रहेगा।
स्पेक्ट्रम से आपकी डिटेल स्टडी हो रही है, आपकी पूरी थ्योरी डेवलप हो रही है, आपकी पूरी समझ विकसित हो रही है। स्पेक्ट्रम को 3-4 बार पढ़ लें, थोड़ा हाईलाइट कर लें। अब स्पेक्ट्रम पढ़ ली, हाईलाइट कर रखी है, आप साथ साथ किरण से भी टॉपिक देखते रहें। मैं किरण में जैसे स्पेक्ट्रम में अगर कोई टॉपिक 5 पेज में ना, जैसे नहीं स्पेक्ट्रम में अगर कोई टॉपिक 50 पेज में, तो किरण में वो 5 पेज में मिलेगा, हो सकता है 5 पेज में ना हो, तो इतनी शॉर्ट में लिखी हुई है, तो आपको किरण से वो टॉपिक पढ़ते रहें। एग्जाम टाइम जब आए तो क्या करें, स्पेक्ट्रम को साइड कर दें कि एक बार आप स्पेक्ट्रम साइड और किरण पढ़ लें, जब एग्ज़ाम चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, क्योंकि आपको ना एग्ज़ाम के टाइम फैक्ट्स तो किरण से सारे दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। स्टोरी आपने क्योंकि 3-4 बार स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है, उसका हाईलाइट करके पढ़ रखा है, तो स्टोरी आपकी स्पेक्ट्रम से याद रह जाएगी। ये बात होगी इंडिया हिस्ट्री की। इसमें क्या नोट्स बनाने की ज़रूरत है? नहीं, नोट्स नहीं है। किरण अपने आप में ही नोट्स हैं, तो कहीं नोट्स बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री, क्या नोट्स बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री के कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम ख़राब करने की कोई मतलब नहीं है। पर राजस्थान हिस्ट्री में एक इश्यू मैंने देखा है कि ना, अगर प्री के हिसाब से बात करूँ तो ये 7-8% है पूरे एग्ज़ाम का, मतलब प्री के एग्ज़ाम का 7-8% है। फोकस कितना रहता है इस पर? 20-30%, मतलब टोटल टाइम का 20-30% लोग इसी पे देते हैं राजस्थान हिस्ट्री में। और अगर अकेले राजाओं की बात करूँ, राजा एग्ज़ाम में कितने आते हैं? 1% भी नहीं आते होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन भी नहीं आते होंगे ढंग से। फोकस कितना रहता है? 10%। कहने मतलब आपको ऐसे टाइम यूटिलाइज करना है। इससे अच्छा कोई एक एवरेज का पूरे राजा पढ़ने से अच्छा है कि कोई एक चक्रवर्ती ब्याजकर, एक जो है एक औसत का कोई ढंग से अगर 2 टॉपिक सीख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, उससे कम ही टाइम लगेगा, तो आपका पक्का एक सवाल सही हो जाएगा प्री में। और मेंस में देखो 20 नंबर का आती है पूरी हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मिला के 20 नंबर की आती है 800 नंबर में से, कुल मिला के 2.5%। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1.25%। 1% मेंस का ये सिलेबस है, ठीक है। और समय अगेन 10% तो पक्का ही देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना, हिस्ट्री को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना, प्री के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, जो मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री वो इम्पोर्टेंट है। देखो हर आदमी को ना इसमें एग्ज़ाम जो पेपर बनाता है उसका क्या सीन रहता है, वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें से क्वेश्चन बनाने के लिए, स्पेशल तौर पे एंशिएंट हिस्ट्री उसमें से। और जो स्टूडेंट है ना वो कहता है मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में। तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा होता है इसमें, जो पढ़ने वाला है ना उसको लगता है कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री की राजाओं की कहानियाँ ही पढ़ता रहूँ, और एग्जाम वाला कहता है नहीं मैं राजाओं के तो काम पूछूंगा और मॉडर्न हिस्ट्री के आंदोलन पूछूंगा, भाई प्रजा मंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, एकीकरण, ये पूछूंगा। वो कहता है नहीं मैं तो राजा पढ़ूंगा। तो ऐसा ना करें। देखो राजा महाराजाओं के सिंपल सी स्टोरी है, उनकी फैमिली हिस्ट्री पे कोई फोकस नहीं है एग्जामिनर का, उन्होंने काम क्या करवाए वो इंपॉर्टेंट है, उनके क्या सांस्कृतिक क्या काम है, स्थापत्य कला में क्या काम करे वो इंपॉर्टेंट है उनके, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं इसकी तैयारी की। स्टेप वन में क्या करना है आपको, RBSC 9th और 10th वाली हर एग्ज़ाम में बार बार पढ़नी है, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़नी है। 9th की कौन सी RBSC जो अभी लेटेस्ट चल रही है, जिसमें इतिहास दी हुई है, और 10th में आर्ट एंड कल्चर है, पर जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक हैं वो हिस्ट्री से संबंधित हैं। तो वहाँ से आपकी मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक चीज़ें वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसे थ्योरी टाइप है हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ऐसे मान के चलो, इसको बेस बुक मानना है, इसको मकान की नींव में रखना है कि ये तो हर एग्ज़ाम में बढ़ गई जाना है। स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो है ना ये 9th 10th वाली को, इसको कलाम ने क्या किया, और कलाम की कौन सी बुकलेट, मेंस वाली बुकलेट की बात कर रहा हूँ मैं टास्क बुकलेट वाली बात नहीं कर रहा। टास्क बुकलेट मुझे इतनी सही नहीं लगी, जो प्री के लिए टास्क बुकलेट आती है कलाम की वो मुझे इतनी सही नहीं लगी। हाँ आप इसकी जगह क्या करें, मेंस की जो बुकलेट आई है कलाम की, ठीक है, वो स्पेशल तौर पे 23 में जो आई थी वो ले लें। तो इससे क्या होगा, जो आपकी ये कंटेंट है ना इसका बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से इन्होंने नोट्स बना दिए इन्होंने इसमें मेंस वाले में। सेकंड स्टेप में आप ये पढ़ें, ये कितने पेज का कंटेंट है, ये पेज का कंटेंट है 150, ये 150 पेज का कंटेंट है सारे, 2 बुकलेट है 70 पेज की, 150 पेज का कंटेंट हो गया। ये पढ़ लिया। सेकंड स्टेप में आपने कलाम की बुकलेट पढ़ ली, क्योंकि अब आपने अब तक शॉर्ट ही पढ़ा, डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आप डिटेल में पढ़ लें और सिस्टमेटिक पढ़ दें। सिस्टमेटिक जिसमें थोड़ा ठीक लिखा हो, डिटेल में लिखा हो, ठीक है, वो है स्प्रिंग बोर्ड के नोट में। स्प्रिंग बोर्ड के नोट में खूब डाटा खूब लिखे हैं, पर वो ढंग से क्या कहते हैं उसको इतना थ्योरेटिकल नहीं समझाया हुआ कि भाई चीज़ें आप उसको मेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपको कलाम
की बुकलेट तो पढ़नी पड़ेगी और 9th 10th की आरबीसी पढ़नी पड़ेगी। आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी पढ़ लें, इसको 2-3 बार पढ़ लें, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को 2-3 बार पढ़ लें। अब आपको करना क्या है, एग्ज़ाम जब आए तो क्या करना है, एग्ज़ाम के दिन आपको ना केवल कलाम पढ़ के जानी है, क्योंकि ये मान के चलो, जैसे मैं ये कहूँगी पेज के हिसाब से स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स और कलाम के नोट्स हैं ना, वो मेंस वाले नोट्स हैं, वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के 40% ही है। परसेंटेज में देखिए तो इन्फॉर्मेशन, जैसे स्प्रिंग बोर्ड में अगर 100 इन्फॉर्मेशन है तो कलाम में 90 हैं, पर क्योंकि आपने कलाम के नोट स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स एक बार पढ़ लिए हैं इस तरीके, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर कोई इधर उधर आती है तो वो आपकी तैयार होगी, पर आप लास्ट में जाके इतना लंबा कंटेंट नहीं पढ़ सकते, तो आप स्प्रिंग बोर्ड कलाम कंटेंट पढ़ लें। हुकुमचंद जैन सर की बुक मैंने भी पढ़ी थी, बहुत लंबी बुक है, बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है, इतना लास्ट में जाके रिवाइज होता नहीं है, दिक्कत ये है उसमें। हिंदी ग्रंथ अकादमिक बुक आती है हुकुमचंद जैन सर की, उसमें लंबी है, बहुत लेंथी है, डाटा ज़्यादा है, तो लास्ट में रिवाइज होता नहीं, पर वो दिक्कत क्रिएट करता है। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थोड़ी डिटेल में एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, फिर आप कलाम की बुकलेट इस पर फोकस रखें मेंस पे, और बार बार इस आरबीसी को पढ़ते रहें। आरबीसी में कहानी रूप में दिया हुआ है, और एग्जाम के दिन तो आप कलाम के वो पढ़ के जाएँ। अच्छा, प्लस में क्या करना है, दिशा के क्वेश्चन आंसर कर लेना है। अच्छा, क्या खुद के नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना करो कि जो कलाम आपने नोट्स पढ़े हैं वो आप हाईलाइट कर लो, स्प्रिंग बोर्ड के कुछ नोट्स हैं हाईलाइट कर लो, जैसे कभी कोई कमज़ोर लगे कोई कहीं टॉपिक तो वो वहाँ से कर लो। मतलब आपको हिस्ट्री में बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है कि आपको कलाम के मेंस वाले नोट्स, मैं दोबारा बता रहा हूँ, टास्क बुकलेट की बात नहीं कर रहा, प्लस में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हिस्ट्री के जो फाउंडेशन वाले नोट्स आते हैं, और प्लस में दिशा, ठीक है, और 9th 10th आरबीसी तो बेस है, मतलब वो तो आपको बार बार देखनी है, ठीक है, 9th 10th की आरबीसी और प्लस में ये कंटेंट, और एग्ज़ाम के टाइम आपको इस पर फोकस करना है। तो ये स्ट्रेटजी क्लियर कट है।